आज हम कांता भारती जी द्वारा लिखित उपन्यास रेत की मछली का भाग 3 पढ़ेंगे। चंदन की आड़ में नहीं बल्कि आशंकाओं के जंगल में खोई खड़ी है दुल्हन। मेहंदी लगी हुई हथेलियों में जलन पैदा हो जाती है। लड़कियों का शोर उभरता है, लो बारात आ गई, दूल्हा देखो दूल्हा देखो। चंदन की आड़ में खड़ी दुल्हन को धकेलती हुई लड़कियां बारजे तक ले जाती हैं। ले देख कुंतल, कितने बड़े बड़े लोग तेरी बारात में आए हैं। दूल्हा कितना अच्छा लग रहा है। दूल्हा? कहाँ है दूल्हा? दुल्हन की आंखों के सामने जंगल का अछोर अंधकार उभर आता है। जंगल का वह डरावना भय एक क्षण में बदलता है और आकाश तक उठते हुए संगीत का रूप ले लेता है। संगीत में उत्साह भी है और उन्माद भी। गाजे बाजे, रोशनी और कोलाहल के बीच सुनहले आभूषणों से सजी एक घोड़ी धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ती है। कोलाहल में मंगल मंत्रों का एक स्वर भी मिल जाता है। बारजे से चावल और फूल की पत्तियां बरसती हैं और द्वार पर कलश के माथे पर रख दिया कांपता है, लजाता भी है। मेहंदी रचित 2 हाथों से लटकता हुआ एक रुपहला हार चमक रहा है। शोभन की भावुकुल आंखें उठती हैं और सिर धीरे से झुक जाता है हार का स्वागत करने के लिए। दूल्हा झीम रहा है। शहनाई की धुन वातावरण को गूंज रही है और लड़कियां गीत गा रही हैं। दृश्यांतर होता है। अगरू, चंदन, कपूर और हवन सामग्री की सुगंध से भरा नीला धुआं हवन की सुनहली लपटों के ऊपर बल खा रहा है। वेद मंत्र गूंज रहे हैं। लाल कपड़ों में सजी हुई एक आशा अपने प्रिय के साथ बंधी हुई 7 फेरे पूरे कर रही है। रीतियां निभाई जा रही है और बाहर शहनाई का स्वर और ऊंचा हो गया है। फिर एक दृश्यांतर। पास पड़ोस के मकानों को बारजों पर लोग जुट आए हैं। एक हृदय विदारक रुदन शहनाई और स्वरों से लिपट रहा है। आंसुओं में पिताजी की कठोर कटुता घुली हुई है। शोभन की भी आंखें भीग गई हैं। विदाई के लिए कार तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है जैसे करुणा का सागर अपने बांध तोड़ देगा। एक दृश्यांतर और। नीले कमरे की सजी हुई खिड़कियों पर नीले पर्दे खींचे हुए हैं। बारजे से छन कर आती हुई हवा रात रानी की गंध खुली हुई है। पलंग पर जहां तहां कुछ फूल बिखरे हैं। सलज्ज सिमटी हुई कुंतल के माथे पर शोभन के होंठ झुकते हैं। संकोच की हिरणी चौंक चौंक उठती है, किंतु उसी एकांत नीले कमरे में आशंका का एक प्राणी आसपास मंडराता है। भयभीत कुंतल सहसा फूट फूट कर रो पड़ती है। शोभन चिंतित हो उठते हैं। वह सोच नहीं पाते कि कैसे आश्वासन दे। संभव है उन्होंने सोचा हो कि यह यातना भरे दिनों का उपसंहार है। वे स्नेहसिक्त बाहों में कुंतल को समेटते हैं। घर की याद आ रही है कुंतल। नई जगह में जी घबरा रहा है। मैं तो हूँ कुंतल, याद करो कितने संकटों के बाद यह घड़ी आई है। उनके शब्द ठंडे कोमल फूलों की तरह मेरे मन को सहला रहे हैं, लेकिन यह कोमलन शीतल स्पर्श मेरे असंत के ज्वालामुखी को दबा नहीं पा रहा। अंतस का ज्वालामुखी उबल रहा है, घुट रहा है, सह नहीं सक रहा है, विस्फोट होना चाहता है। अंततः उस विस्फोट को संधि मिल गई। आंसुओं की ही राह फूटकर वन्य पशु की कथा बाहर आ गई। जो कुछ भी उस दिन आनंद साहब के उस कमरे में आनंद साहब के वन्य पशु द्वारा हुआ था, वह सब एक एक कर मैंने शोभन को बताया। गांठ पर गांठ खुलती जाती है और आंसुओं की जगह खौलता हुआ अपनापन बाहर आता है। उस यातना कथा के समाप्त होते ही आंसू फिर उमड़ आते हैं, जैसे दर्द के ज्वालामुखी पर मेह बरस की धीरे धीरे समाप्ति हो जाते हैं। और सिहर कर मैं देखती हूँ शोभन वहां नहीं है। मैं अस्फुट स्वर में उन्हें पुकारती हूँ, शोभन। उसके नन्हे नन्हे मोती घास पर गुथे हुए हैं, जैसे रज चूर्ण बिखेर दिया गया हो। कितना अच्छा लगता है नंगे पांव इन मोतियों पर चलना। लेकिन शीतल मोतियों पर पांव पड़ते हैं और फिर सहसा ऐसा लगता है जैसे वह नन्ही नन्ही घास एक अछोर जंगल में बदल गई हो और मैं उसमें खो गई हूँ। एकाकीपन के भय से कांप जाती हूँ और ऐसा लगता है जैसे वह वन्य जीव मेरे पीछे आ रहा है। शोभन, मैं आतंकित होकर इन्हें आवाज देती हूँ। क्या बात है कुंतल? शोभन ने आतुर होकर पूछा।
मेरी चेतना सहसा लौट आई है। एक क्षण की उस मूर्छा के कारण ठंडा पसीना चेहरे पर उभर आया है। शोभन ने बहुत प्यार से पसीना पोंछा और कहा, पगली, आतंक से तो लड़ा जा सकता है ना, कि उसे बसाए रहा जाता है। आओ उठो, देखो धूप निकल आई है। कल जो पौधे तुमने फुलबगिया में लगाए थे वे रात भर की ओस में हरे हो आए हैं। स्नेह पर स्नेह आतंक के बादल काट दिए। न जाने कितनी तरह के पौधे शोभन ने सहेज रखे थे। वह नन्ही सी फुलबगिया रंगों का एक उपवन थी। बेला, चमेली, सोनजूही, पंसुतिया और न जाने कितने पौधे। सहसा शोभन चौंके और संकुचित हो उठे। धीरे से बोले, अरे बहुत गड़बड़ हो गया, कोई आ न जाए। मुझे तो ध्यान ही ना रहा। एक क्षण के लिए मैं समझ न पाई कि बात क्या है, और फिर जैसे ही बात समझ में आई एक लज्जा भरी पुलक मेरे रोम रोम में दौड़ गई। शोभन की सफ़ेद कमीज पर बाईं और सीने पर सिंदूर का एक दाग था। रक्ताभ होकर शोभन मुस्कुराए और बोले, रहने भी दो, मैं नहीं बदलता कमीज। कोई देख भी लेगा तो क्या होगा। मेरे रोम रोम में पुलक भर गई और चेहरे पर जैसे गुलाल पुत गया हो। एक नन्ही गौरैया चमेली की लतर के एक पतली शाखा को तोड़ने का प्रयत्न कर रही थी। शोभन ने चाहा कि उसे उड़ा दे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। उसे ले जाने दो शोभन, वह भी तो अपना नन्हा घर बनाएगी। छोटे से औजार से शोभन फुलबगिया के पौधों की मिट्टी नरम करने लगा। वह गुलदस्ते के लिए कुछ फूल और टहनियां चुन लेना चाहती थी। तभी मेरी उंगली में एक कांटा चुभ गया। सुगंधित फूलों के बीच वह एक गंदी झाड़ी सी उग आई थी। उस झाड़ी में फूलों की बजाय कांटे ज्यादा थे। शोभन, तुमने लगाया है यह पौधा? कितने जोर से कांटा चुभ गए इसके। देखो आकर इधर। मैंने उन्हें पुकारा। वे उत्सुक होकर उधर आए और झाड़ी को देखकर बोले, नहीं, ये तो अपने आप उगाया है। तो इसे उखाड़ फेंको ना शोभन। देखो इसका कांटा कितनी जोर से मेरी उंगली में चुभ गया। शोभन ने मेरी उंगली अपनी उंगलियों में ले ली। उंगली के सिर पर रक्त की हल्की बूंद सी चमक रही थी। शोभन ने उंगली को चूम लिया। इस जंगली लतर को उखाड़ कर फेंक दो शोभन, उसने उगते ही हाथ बंद कर रख दिया है। शोभन ने मिट्टी नरम करने वाले औजार से जंगली पौधे की ओर बढ़ाया और सहसा रुक गया। मैंने पूछा, क्यों रुक गए, क्या हुआ शोभन? कुछ नहीं कुंतल, यह पौधा अवांछित तो है, पर मैं सोचता हूँ। क्या सोचते हो शोभन? पहले उसे उखाड़ तो दो। शोभन ने उस पौधे पर निर्ममता से उखाड़ दूर फेंका। मैंने उन्हें टोक कर पूछा, तुम उसे उखाड़ने में संकोच क्यों कर रहे थे? बात यह है कुंतल, एक क्षण के लिए मैंने सोचा यह भी प्रकृति की देन है। घर के अंदर अपरिचित गौरैया आ बैठती है तो हम उसे मार तो नहीं देते। मानवीय तर्क से मैं निरुत्तर हो गई। कुछ भावनाएं कह रही थी कि यह सब कुछ अप्रिय था, बल्कि मुझे लग रहा था कि उस जंगली पौधे का वहां उगना और उसमें कांटे चुभ जाना एक मनहूस घटना थी। शोभन ने कई लतरें बारजे से डोरी लटका कर बांध दी। लतरें उन डोरियों के सहारे बाजरे पर चढ़ गई और उनके लाल सफेद फूल नीले कमरे में झांक झांक कर सुगंध की मिट्टियां बांध बांध कर फेंकेंगे। पूरे दिन घंटों में फुलबगिया में बीत जाते। पौधों के पीले पत्ते साफ करके मिट्टी मुलायम की गई और हम दोनों ने मिलकर पौधों को सींचा। शोभन को अब तैयार होना था विश्वविद्यालय जाने के लिए। उत्साह के साथ चुनकर उनके कपड़े निकाले, सावधानी से उनके बटन वगैरह देखे, फिर नहाने का पानी गर्म कर दिया। मेरे हाथ से तौलिया लेकर वह बाथरूम की ओर मुड़े, फिर रुक गए। शरारत स्वर में बोले, कुंतल जरा इधर आना। जैसे ही मैंने उनके निकट जाना चाहा, उन्होंने तौलियों का फंदा मेरे ऊपर डालकर अपनी ओर खींच लिया। मैंने सहम कर कहा, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। सहसा द्वार पर आवाज आई, शोभन दा, शोभन दा। शोभन ने चौंक कर तौलिया अलग कर लिया और 2 कदम पीछे हट गए। वह मीनल थी। अंदर आते आते सहसा लजा कर बाहर चली गई। शोभन ने अचकचे हुए स्वर में उसे पुकारा। मीनल अंदर आई। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं। उसने हिचकते हुए कहा, नहीं भैया, मैं यूं ही आ गई थी, कोई काम नहीं है। वाह, यह भी कोई बात होती है। तुम अपनी भाभी से बात करो, मैं नहाए लेता हूँ। लेकिन मैंने सोचा आप चले ना गए हों। अभी से कैसे चला जाता, आज तो क्लास देर से होती।
खैर तू बैठ, फिर साथ साथ चलेंगे। शोभन बाथरूम गए ही थे कि माँ जी आ गई। मैंने लजाकर आंचल सिर पर खींच लिया। माँ ने ध्यान से मेरे माथे की ओर देखा और मुस्कुराई। उनकी आंखों में स्नेह का सागर उमड़ आया। वह बोली, बहू तू कपड़ा तो बदल ले। मीनल भी क्या सोचेगी कि माँ अपनी बहू का ध्यान नहीं रखती। मैं कपड़े बदलने ऊपर चली गई। तन मन में माना भरा हुआ था। पशु का आतंक घुल चुका था और सुख संतोष का सरोवर भर गया था। कामिनी के फूलों की सुगंध नीले कमरे में अभी भरी हुई थी। पलंग के पास ही नन्ही मेज पर मखमली जिल्द वाली किताब आधी खुली हुई पलटी रखी थी। पलंग के पास आई तो एक क्षण के लिए कामिनी की गंध में खो गई। पलंग पर बिछी हुई आसमानी चादर मन के अलोड़न की तरह लहर में भर गई। सहज प्रतिक्रियावश हाथ आगे बढ़ा और उन लहरों को समतल कर दिया, पर रुक गए। चादर पर कामिनी के फूल जहां तहां बिखरे थे। उनकी उज्ज्वलता धुंधली पड़ गई थी और पंखुड़ियों के कोरों पर पीला कत्थई रंग चढ़ाया था। फूल बटोरते अंजलि से भर लिए और अनंत में रेशमी गुदगुदी सी भर आई। फूल एक लघु कथा की तरह अक्षरों से घिरा हुआ है और जिसका उपयोग हो चुका था। उन्हें कामनाओं के जिस आवेश में मसला गया था, उसकी कथा उन फूलों में भी अभी गंध की तरह शेष थी। फूल फेंके नहीं गए, उन्हें सावधानी से नन्ही सी मेज पर रख दिए गए, जहां वह मखमल से मढ़ी किताब आधी खुली हुई पड़ी थी। माथे पर उसने होठों की गुलाबी आग का स्पर्श किया। वह खुली पड़ी हुई थी। गुलाबी स्पर्श नसों में गुदगुदा गया था। मैं क्षण भर के लिए अपने आप को भूल गई थी। मेरे रेशमी परिधान को गुदगुदाते हुए स्पर्श वक्ष में समाती हुई अल्पभ्य गरमाई और उसका जादू मुझ पर छा गया था। अंग अंग में सुबह की शबनम भरने लगी। उनके माथे पर उतर आए बालों में उलझती हुई उंगलियां, खुले पृष्ठ के वह शब्द मैंने अपने आंचल में समेट लिए। सहसा मुझे याद आया कि मुझे कपड़े बदलने हैं। भावुकता के लोक में यथार्थ को ओर लौटकर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। नीले रंग की ही एक साड़ी निकालकर पहने हुए कपड़े बदल लिए। साड़ी उतारकर पलंग पर एक वृक्ष की खूंटी पर लता की तरह रखने के बाद मैंने सहम कर लज्जावश आसपास देखा। वहां कोई न था। बालकनी के दरवाजे के बाहर फैलती हुई जूही की लता एक नन्हा अंकुर जैसे शरारत के अंदर की ओर झांक रहा था। मेरे ठीक सामने अरसी हुई चादर वाले पलंग पर नन्ही सी ड्रेसिंग टेबल का दर्पण मुझे घूर रहा था। संकोच की एक लहर मेरी सिराओं में दौड़ गई। अंदर की ओर दरवाजे पर लगा हुआ पर्दा चुपचाप स्थिर पहरी जैसा निसंग लग रहा था। दूसरी साड़ी की तह मैंने सावधानी से खोली और उसका आंचल कंधे पर रख लिया। एक बार मन में आया कि दर्पण के सामने से हट जाऊं। दर्पण पराया न होकर भी जैसे एकांत का साक्षी था। कंधे पर पड़े आंचल के नीचे जो कुछ अनावृत हुआ, उसकी स्निग्ध धवलता से नन्हे नन्हे दो नीले स्मृति चिन्ह किसी शरारत की तरह मुझे गुदगुदा रहे थे। बाएं कंधे के नीचे बने हुए दो नीले चिन्ह दो पल के लिए मैं आसक्त आंखों से देखती रही। तभी मैं चौंक कर लगभग चीख पड़ी। साड़ी का वह झीना आचरण कंधे पर से खिसका हुआ दूर चला गया। दो बाहों ने मुझे घेर लिया। किसी गौरैया की तरह मैं तड़पी, लेकिन बाहों से छूट नहीं पाई। वे बाहें शोभन की थी। उन्होंने मुझे खींचकर चूम लिया। मेरा चेहरा आरक्त हो आया। लालच भरी स्निग्ध आंखों से उन्होंने मुझे देखा। मैं संकोच से कांप भर गई थी। उन्होंने उरोजों की संधि के बीच एक चुंबन अंकित कर दिया। बाएं हाथ से मुझे संभाले हुए उन्होंने दाहिने हाथ की तर्जनी से विहार सा हार महार्य निश्चया विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम बबंध बालारूढ़ वभ्रु वलकलम पायोधरो सेध वशीर्णम संहिति। कालिदास की पार्वती ने कठोर वत्कल से चिन्ह बना लिया था। तुमने यह चिन्ह कैसे बनाया कुंतल? शोभन ने कहा और मेरी ओर झुकाए। मेरे होठों में कंपन हुआ, लेकिन लज्जा भरे शब्द कंठ से बाहर नहीं आए। शोभन ने मंद स्वर से फिर कहा, ठहरो, नील चिन्ह केवल एक और ही अच्छे नहीं लगेंगे, इन्हें दूसरे ओर भी उभार लेने दो। उनके चेहरे में कंधे के करीब आया। उनके होठों का स्पर्श हुआ और फिर सहसा
एक चित्कार मेरे होठों से बरबस ही फूट पड़ी। शोभन ने दूसरे कंधे नीचे भी वैसे ही चिन्ह अंकित कर दिया। मैं खड़ी नहीं रह पाई, उनकी बाहों की लता में झूल गई। मुझे लगभग उठाकर उन्होंने सलवट भरे उस पलंग पर डाल दिया। कामनाओं के उस जंगल में पक्षियों का एक जोड़ा भटक गया। निकटता के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं था। विवश ही दो शरीर आवेग के उस सरोवर में डूब डूब गए। हल्की सी हवा के एक झोंका बालकनी से बाहर की ओर से थपकी दे गया। चौंक कर शोभन अलग हुए। उन्होंने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। मेरी ओर देखकर वह फिर मुस्कुराए। जब मैं नीचे आई, लाज के वे रक्ताब बादल चेहरे पर घिरे हुए थे। प्रयत्न के बाद भी मैं सहज नहीं हो पाई थी। मीनल नीचे फुलबगिया में थी। उसके पास तक जाने के पहले एक बार फिर अपनी लाज को समेटना पड़ा। निकट पहुंची तो पाया मीनल बेले और गुलाब की झाड़ियों के बीच उगे हुए कांटेदार जंगली फूलों को घूर रही थी। अरे, यह ऐसे उगाया मीनल? जाने कितनी बार मैंने उसे उखाड़ कर फेंका है, लेकिन फिर वहीं उगाता है, मैंने कहा। मीनल हंसने लगी और मुझे ऐसा लगा कि उसे इस बात का तनिक भी परवाह नहीं हुई। शोभन तैयार होकर बाहर आ गए थे। उन्होंने आवाज़ दी, आओ मीनल, चलें, बहुत देर से प्रतीक्षा करनी पड़ी तुम्हें ना। शोभन मेरी ओर हल्के से मुस्कुराए और चले गए। मीनल भी चली गई। मैं बेले और गुलाब के बीच उगे जंगली पौधे को घूरती खड़ी रही। हवा और धूप से बिखरता हुआ उलझी हुई इन झाड़ियों के बीच उगा हुआ कांटेदार जंगली पौधा मेरे दिमाग से उतरता नहीं। कमरे में बेले, चमेली, जूही की फूलों की गंध भरती है, तो साथ ही उंगली में जहां उस जंगली पौधे का कांटा चुभा था, वही एक टीस पैदा होती है। बेले और गुलाब की उलझती हुई शाखाओं के बीच यह गलत पौधा बार बार उगाता है। कितनी बार मैंने उसे उखाड़ कर फेंका था। मुझे ऐसा लगता जैसे वह पौधा धूर्त और जिद्दी हो गया था। शोभन से शिकायत करती तो वह मुस्कुरा उठते और मन में कभी कभी आशंका उठती कि उस पौधे से उगने के जिम्मेदार शोभन ही हैं। शोभन शाम को बहुत देर से लौटते थके हुए। पता चला कि सारे दिन व्यस्त रहे थे। उनका सिर भी कुछ भारी था। खाना खाने के बाद लेटे तो मैंने देखा उनकी मुस्कुराहट में क्लांति है। कितनी मेहनत करते हैं, मैंने मन में सोचा और धीरे धीरे से उनका सर सहलाने लगी। अचानक उन्होंने कहा, मीनल के भाई की शादी है लखनऊ में, उसने निमंत्रण दिया है, दोनों को बुलाया है। मैं सोचता हूँ तुम हो आओ। और तुम? कुंतल, मैं बहुत व्यस्त हूँ, एक पत्रिका का विशेषांक संपादित करना है, उसे छोड़ नहीं सकता। वहाँ जाऊँगा तो कई दिन बर्बाद हो जाएंगे। तुम चली जाओ। ऐसी क्या बात है? नहीं, यह नहीं हो सकता शोभन, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। किंतु दूसरे दिन मीनल स्वयं आ धमकी। मैंने जब उससे कहा कि शोभन नहीं जाएंगे इसलिए मैं भी नहीं जा सकती, तो वह उदास हो आई। भागती हुई शोभन के पास पहुंची। अंततः शोभन और मीनल दोनों जीते। मीनल के निमंत्रण केवल मुझे ही जाना था, शोभन ने निर्णय किया। शोभन का निर्णय था, उसे टाला नहीं जा सकता था, या यूं कहूँ कि टालने का साहस ना बटोर सका। बेमन 2-4 कपड़े एक छोटी सी अटैची में रखे। तैयारी में मन नहीं लगा। कभी घर इनको अकेले छोड़ा नहीं था ना। मन थोड़ा छोटा होने लगा। हार कर दोबारा शोभन के पास गई। मैं तुम्हारे भी कपड़े रख रही हूँ, 1-2 दिन के लिए चलना क्या मुश्किल है? थोड़ा चेंज हो जाएगा, तुम हो जाओ। बात मानो मेरी, उन्होंने दृढ़ होकर कहा। इस दृढ़ता का अर्थ ठीक ठीक समझ में नहीं आया। मन उदास हो गया। भारी मन से मैंने कहा, फिर रहने दो शोभन, मैं भी नहीं जाऊंगी। उनका निर्णय नहीं टला, मेरा टल गया। रात को लखनऊ जाने वाली गाड़ी पर बैठाने के बाद प्लेटफॉर्म की भीड़ से दूर होते जा रहे शोभन को हिलते हुए रुमाल को मैंने देखा। जाने कैसा कैसा लगने लगा उड़कर उस रुमाल को छू लूं। लेकिन ट्रेन हिलते हुए रुमाल वाले उस जाने पहचाने प्लेटफॉर्म से बाहर लाल पीली हरी बत्तियों से भरे अंधेरे में निकल पड़ी। बहुत देर तक शहर से दूर होती गई बत्तियों और लाल पीली हरी रोशनी के धब्बे धूमिल होते हुए दिखाई पड़े। एक बार ऐसा भी लगा जैसे अंधेरे में दूर होते हुए ज्योति बिंदुओं में कोई अर्थ, कोई संकेत भी है, लेकिन वह संकेत पढ़ा नहीं जा सका। शहर से बाहर अनजाने अंधेरे में भागती हुई ट्रेन कोई एक रसगति में जाने कैसा उदास संगीत था। खिड़की से हटकर मैं फिर डिब्बे के अंदर सीमित जीवन में डूब गई। मीनल ने मुझे देखा,
तो भावावेश में लिपट गई। फिर उसने पूछा, शोभना दा नहीं आए? मैंने तो उत्तर दिया, वह संभवतः उसे सुनना नहीं। शादी से भरे पूरे परिवार की भीड़ में उस समय मैंने उतने ध्यान से मीनल का चेहरा नहीं देखा था, किंतु अब सोच सकती थी कि औपचारिकता की उस परत के नीचे मीनल के चेहरे पर अवश्य ही कुछ विशेष रेखाएं उभरी हुई हैं। एक नौकर को सामान उठा लेने का आदेश देते हुए मीनल बोली, मैं तो कल से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। चलो देर से सही आ तो गई। शोभन दा भी आते तो कितना अच्छा होता। वह सारा दिन व्यस्तता में बीता। विवाह की रस्में निभाई जाती रही और गाने बजाने से लेकर हंसने खाने तक का सारा दिन बीत गया, पता ही नहीं चला। मीनल ने बिल्कुल एकांत कमरे में मेरे सोने का प्रबंध किया था। एकांत में आते ही बीतने वाले क्षणों की अवधि लंबी हो गई। बार बार उनकी बाहों का कसाव याद आ जाता। नीले कमरे में झांकती हुई रात रानी की टहनी आंखों के सामने तैर जाती। कब सोई यह पता ही नहीं चला। दूसरे दिन अभी नहाकर मैंने कपड़े बदले ही थे कि मीनल पुलक से भरी हुई अंदर आई। कुंतल, बोलो मेरे हाथ में क्या है? जाने कितने अनुमान लगाए, लेकिन सब गलत। सच तो यह है कि यदि एक भी अनुमान मैं ठीक लगा सकती तो कथा किसी और ही रूप में आ गई होती। बहुत खिजाने के बाद मीनल ने मुझे जो दिया उसका अनुमान सचमुच मैं नहीं लगा सकती थी, और यही कारण है उसे पाकर मुझे गहरा सुखद आश्चर्य हुआ। वह शोभन का पत्र था। संभवतः उसी रात लिखा गया था जिस रात मैंने प्लेटफॉर्म पर लगातार दूर होता हुआ देखा था। मुझे लगा जैसे वह रुमाल ही उड़ता हुआ मेरे हाथों में आ गिरा है जो मैंने प्लेटफॉर्म पर देखा था। मीनल को उसी क्षण किसी ने नीचे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सहज एकांत अनायास मिल गया। वह पत्र अभी ठीक नहीं तहों में कागजों के बीच मिला था। ऊपर की परतों का रंग हल्का हल्का सा उतर चुका था। कोने थोड़े से घिस गए थे, लेकिन पत्र के अक्षर ज्यों के त्यों ठीक वैसे ही थे जैसे उस क्षण दिखे थे। बने रहे कुंतल, ओ कुंतो, ट्रेन जब चली और खिड़की से बाहर नीचे लटका हुआ तुम्हारा हाथ विदा की मुद्रा में किसी बिधे हुए पक्षी के पंख की तरह फड़फड़ाने लगा तो अकस्मात मेरा मन बिलखने सा लगा। मैं जानता हूँ इस बार मैं जरा सा तुम्हें मना करता तो तुम लखनऊ जाना रोक सकती थी, लेकिन मैं जानता था कि इधर मैं मनस्थिति में था उसमें मैं तुम्हें बार बार दुखी करता, और मीनल, केवल मीनल इस समय तुम्हें संभालने में समर्थ है। मेरा सारा मोह बार बार कहता था कि मैं तुम्हें रोक लूं, पर पिछले 1 महीने मीनल के जो पत्र कलकत्ते से आए उनके कारण तुम बेहद थककर चूर हो चुकी थी, और मेरा यह अंतर कथन भी तुम्हें झेलना पड़ता तो तुम निश्चित ही बीमार पड़ जाती। लेकिन तुम सामने थी ना, तो मेरी विहलता भी मानो मछली हुई थी। जो ही ट्रेन चली मैं अकेले रह गया कि मुझे लगा कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ मुझे। ट्रेन चली गई, प्लेटफॉर्म खाली रह गया। मैं डाल से डाल अटक कर गिरते हुए पीले पत्ते की तरह ठहक कर गेट की ओर बढ़ने लगा। गाड़ी निकाली, कॉफ़ी हाउस आया, एक प्याला कॉफ़ी पी। इतने में मानिक मिले। मानिक ने कहा कि जबलपुर से चंदन बिटिया के पति आए हैं। बिबिया को कुछ ऑपरेशन होने वाला है, खतरनाक सा। मैं बहुत चिंतित हुआ। तुरंत गाड़ी से भागता हुआ अस्पताल पहुंचा, कहीं कुछ ना हुआ हो। बिबिया प्रसन्न थी और मुझे देखकर खिल उठी थी। चुपचाप अकेली पड़ी थी। बड़ी भाभी उनका सिर दबा रही थी। बगल में पालने में बच्चा पड़ा था। बच्चे की कलाई में एक चूड़ी पड़ी थी जिस पर उसके पिता का नाम लिखा था। बिबिया मुझे देखते ही बोली, कहो कुंतल के गुलाब, तुम्हारी पटरानी कहाँ है? हमने जब बताया कि महाराज हर्षवर्धन की महारानी को महाराज हर्षवर्धन की प्यारी बहन राजश्री भगा ले गई हैं, तो बिबिया और भी प्रसन्न हुई। जब मैंने बताया कि उनकी मीनल के लिए एक लड़का जबलपुर में देखा गया है और वो सबको पसंद है, तब बिबिया और भी पुलकित हुई। बोली, हमसे मिलने कुंतल कभी जबलपुर नहीं आई, पर अब अपनी प्राण प्रिय सखी से मिलने जबलपुर आएंगी। कुंतल पर तो उनकी प्राण प्रिय सखी का अधिकार है, वो उसके पास ठहरेगी, पर मेरा अत्यंत लोभी और झूठा भाई मुझे छोड़कर कहाँ ठहरेगा। अस्पताल में शाम हो गई। मैं लौटा तो सिविल लाइंस में परेश भैया, उनकी पत्नी और चुन्नी बीबी मिल गए। सभी बहुत जिद्दी थे, साथ चलने को
पर मैं नहीं गया। बहुत इच्छा थी कि अस्पताल से सीधा घर जाऊं और संतोला से मिलूं, पर नहीं गया। और बस ख्याल आते ही पता नहीं क्यों मनस्थिति जो हल्की हुई थी फिर भारी हो गई। इस स्थिति में देव बाबू से भेंट हुई। चांद निकल आया था और मैं अजब से मूड में था। बेहद अकेलापन मुझे लग रहा था और मुझे बेहद याद आ रही थी मीनल, और बेहद याद आ रही थी कुंतल। तमाम इधर उधर की बातें करने के बाद देव बाबू को इस बात का पता नहीं कैसे आभास लग गया कि मैं अंदर से बहुत सुस्त हूँ। उसने तुरंत पूछा, कुंतल अपनी सखी के साथ चली गई है क्या? मैंने बताया हाँ। तो देव बाबू रात 11:30 बजे तक मेरे साथ टहलता रहा और बहुत सी बातें करता रहा। अपने सुस्त और उदास होने के कितने झूठ मूठ के कारण मैंने उसे बताए। लौट कर आया तो इतना थक चुका था कि कह नहीं सकता हूँ। अन्ना केरेनिना के कुछ 25-30 पृष्ठ पढ़े और सो गया। रात को बेहद ठंड थी पर गहरी नींद आई। सुबह 5 बजे ही नींद खुल गई। उठा, मुंह हाथ धोया, सोचा डायरी लिखूं, पर नहीं लिखी। 7 बजते बजते मोटर स्टार्ट कर ली और चल दिया। कहाँ मुझे नहीं मालूम था। बस गाड़ी चलती जा रही थी और मैं दरवाजे से टिका शिथिल बैठा हुआ था। गाड़ी कानपुर रोड पर चल गई, खुसरो बाग रोड पर चली, चौक की ओर मुड़ी, खुलदाबाग के दोनों फाटक पार किए और डफरिन अस्पताल के गेट की ओर मुड़ी। इस समय मरीजों से मिलने का समय तो नहीं है। मैं करूँगा क्या? और बिबिया के पास सुशीला इधर क्यों आई? अभी तो कल शाम को मिलकर गया हूँ। इस समय मिल ही नहीं सकता। मिलूंगा भी तो बात क्या करूँगा? पर अस्पताल के अंदर बेवक्त गाड़ी लाकर लौटा ले जाना भी तो कोई इरादा नहीं है। मैं बिबिया के बेड की ओर बढ़ा तो देखा बिबिया चादर ओढ़े पड़ी हुई थी। देखते ही मधुर मुस्कुराई, बोली पास आओ। पास जाने पर बहुत धीमी आवाज में बोली, कहो शोभन, कुंतल चली गई तो अब सुबह उठकर चाय पीने चले आए हो? तुमने संतोला समझ रखा है क्या मुझसे चवन्नी वसूल कर लोगे चाय पीने के लिए? मैं तुम्हारे लिए एक पैसा नहीं खर्च करूंगी, समझे? लालची और झूठे भाईजान। मैं चुपचाप हंसता रहा। फिर बिबिया बोली, सुबह 5 बजे से तुम्हारी बातें हो रही हैं। किससे? हमने पूछा। संतोला से। वह रात को बिबिया के पास ही रही थी और सवेरे से उठकर दोनों बतिया रही थी। मैं कुछ कहूँ कि पीछे से दलान में से मुंह हाथ धोकर आंखें पोंछते हुए संतोला कमरों में मुझे देखकर हंसी। सिर्फ इतना कहा कि उस दिन शाम को तुम्हें आना नहीं था तो कह क्यों नहीं गए थे? सारी शाम सब लोग तुम्हारा इंतजार करते रहे। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। 10 मिनट हो गए थे। मैं कमरे के बाहर चला गया। संतोला से कहा, चलो बाहर बातें करेंगे। बाहर आए। अब इसके बाद की बातें तुम्हें लिख रहा हूँ। ये वह बातें थी जो एक पात्र ने मन में कही पर दूसरे ने अच्छी तरह सुन ली। दालान की सीढ़ियों से उतरते हुए शोभन और संतोला ने कहा, कहो शोभन, कुंतल गई तो अब फुर्सत मिलने लगी। जानती हूँ कि उसमें डूब गए हो। शोभन, नहीं संतोला, मैं बहुत अभिशक्त हूँ। डूब पाता कहीं किसी में पूरी तरह तो बहुत चैन मिलता। बहुत कुछ उसमें डूब चुका है, पर कुछ नहीं डूबा तो नहीं डूबा। नहीं संतो, इस बार जानबूझकर मैं कम आया। संतोला, अच्छा किया। ज़्यादा आकर भी क्या होता? फुर्सत भी तो नहीं मिलती बात करने की। और अब बात भी क्या करनी है कुछ? शोभन, हाँ, एक बात और करनी है। सुनो संतोला, बहुत कुछ जो मुझमें मर चुका था उसे लगता है फिर से जलाने के लिए यम के सामने एक यमी आ खड़ी हुई है। मैं मरना नहीं चाहता संतोला, फिर से जीना चाहता हूँ। लेकिन फिर से जिलाकर कोई मरने को छोड़ दे, यह भी मैं नहीं चाहता। मैं नहीं मरना चाहता, नहीं चाहता। पर क्या इस बार सचमुच अमृत मिल सकेगा? क्या जो होठों से लगाकर वह अमृत पी सकूंगा? संतोला जैसे मेरे मन का भाव समझती जाती, बहुत ममता में डूबा हुआ आवाज में बोली, संतोला, क्या बात करनी है शोभन? बोलो। अच्छा, आज बातें करेंगे। मैं भी तो चाहती हूँ तुम जियो। मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती, पर चाहती हूँ कोई संपूर्णतः जिला दे तुम्हें। कुंतल ने जितना किया
क्या उसके लिए मैं उसकी आभारी नहीं हूँ? पर जो तो दूसरा अंश है अब धीरे धीरे मर रहा है, उसे कोई जिला तो दे। मेरी अंतरात्मा पर थोड़ा सा और बोझ है, उससे भी मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सुनो, अगर कहीं भी अमृत है तो उसे पीने में क्यों हिचकते हो? पर सुनो भी तो, यह अमृत देने वाला कौन है? इस एक यमी का असल नाम बताओ। शोभन, अरे तुम नहीं जानती? उसका नाम है बेनो। बेनो जी, वही जो सोन मछली रेड फाइटर मेरे मन से तुम्हें धीरे धीरे पी गई थी। तुम दुग्ध धवल हो ना, उजले दूध की तरह। पगली, ऊपर से ना ना कहती थी। मैंने दूध का कटोरा सामने रख दिया। कहाँ पीना होगा तुम्हें? मैं कुंतल नहीं हूँ कि तुम्हारी जिद मान लूँ। शोभन, मगर संतोला, फिर इतना कष्ट क्यों हुआ मुझे? बेहद बेहद, और सबसे अजीब यह कि एक बार भी तुम्हारा सहारा मैंने नहीं चाहा, ना कुंतल का, ना बेनों का। संतोला, तुम थोड़े जिद्दी हो, थोड़े घमंडी। सो अपने संपूर्ण अहम को जब किसी को भी अर्पित करते हो, तब पहले यह याद आता है कि एक पागल, मजबूर और कमजोर संतोला को अर्पित किया था। कोई फल नहीं निकला। नहीं, अब मन चाहे जितना कहे, किसी को अपना व्यक्तित्व अर्पित होने का आतुर करे, फिर तुम्हें याद आता है मेरा पराजित व्यक्तित्व जिसे तुमने पूजा था, और तुम खींच, कटुता, विषाद, खिन्नता और अंत में आंसू में फूट पड़ते थे। पर अब बस करो, एक बार और विश्वास करो, दे डालो ना अपने को। मैं कह रही हूँ, जानती हूँ इसके बाद भी तुम्हारे जीवन में नहीं मिट सकती। कुंतल अपने को देना चाहती है, मैं जानती नहीं थी, पर बहुत जो कुछ भी मुझे आता था वह बेनों को आता था। धीरे धीरे उसे सपनों की उन गलियों में मोड़ देना भी आ जाएगा, जहाँ पहुँचकर तुम सचमुच कला सृजन के स्तर पर तुरंत हो जाओगे। एक बात और है, सुनो, बेनों ने मुझसे ज़्यादा साहस है, ठहराव है, और बहुत कुछ है जो मुझ में नहीं था। यह सब ना किसी के होठों से कहा, ना किसी ने कानों से सुना। छोटे छोटे वाक्य प्रकट में बोलकर बाकी सब सारी बातें मन में ही होती रही। इतने में सन्नो आई और उसने बताया कि जबलपुर से जीजा आए हैं। मैं तुरंत गाड़ी लेकर घर गया। संतोला गाड़ी पर जाने को राजी नहीं होती थी। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, किसी मोड़ पर किधर घूम जाओ और भटकते रहो। तुम रद्दी किस्म के ड्राइवर हो। खैर, मैंने उन्हें गाड़ी में ठूसा और बीच चौक में से उन्हें घर पहुंचाया, और रास्ते में कोई बात नहीं की। वह पीछे सीट पर बैठी थी और मुझे बार बार यह लगता था कि आगे सीट पर मेरे बार बार संकेत करने पर भी पीछे संतों के पास बैठो। बेनो जी, गोल्ड फिश रेड फाइटर आराम से सामने से सीट पर बैठ गई और अपने रूखे रूखे केस झुला रही थी और बड़े गुमान से कह रही थी, मैं तो सबकी दुलारी हूँ, तुमसे डरती थोड़ी हूँ। शोभन, ज़्यादा मुझे डांटोगे, फटकारोगे तो कर दूंगी तुम्हारी शिकायत कुंतल से। मैं चुपचाप बेनू जी के इस व्यवहार से कुछ हार कर, कुछ खींच कर, कुछ मन ही मन प्रसन्न होता हुआ चुपचाप गाड़ी चला रहा था। अतर सुइया पार कर ली, अब चौड़ी सड़क आ गई थी। मैंने गाड़ी रोकी कि भैया मिले। भैया से बातें होती रही। घर पहुंचा तो जीजा मिले, बेहद प्रसन्न। भाभी ने कॉफ़ी बनाई थी। कॉफ़ी और जलेबी का नाश्ता हुआ। मैं लौटा तो मन शांत था। कॉफ़ी हाउस गया, घर आया, तुम्हें खत लिखने बैठ गया। 2:30 बजे हैं। कुंतो, मेरी अभिन्न मित्र, मेरी साथिन, मैं चाहता था कि कुछ दिन अकेले रहकर अपने सारे जीवन का पुनर्मूल्यांकन करूँगा, अपने में बिल्कुल डूब कर। लेकिन लगता है अब मैं अपने को भी बातें करूँगा तो वह बिना तुम्हारे माध्यम से नहीं कर पाऊँगा। तुमसे बातें करता हूँ तभी अपने को समझ पाता हूँ। अच्छा, एक काम करो जिसके लिए मैं बेहद उत्सुक हूँ। कामकाज, उत्सव समारोह से जरा सा अवकाश मिलने पर थोड़ी देर के लिए बेनों से मिलने की कोशिश करो और उससे निम्नलिखित संदेश कह दो। सुनो बेनो, मैंने मन की दुविधा अब समाप्त की। अब मैं फिर पहले जैसा हूँ, गंभीर अथाह समुद्र की भांति, और उस अथाह समुद्र में एक गोल्ड फिश रेड फाइटर कल्लोल कर रही है और समुद्र अपनी विशाल लहरों जैसी बाहों में समेटे हुए सारी विपत्तियों से उसे अभयदान दे रहा है। एक अजीब तूफान ने जो समुद्र के झकोरने की कोशिश की थी,
उससे समुद्र हारा नहीं, अंत में विजयी साबित हुआ। हाँ, तूफान के कारण समुद्र में जो विक्षोभ हुआ, उससे समुद्र के अंतराल में कब से डोलती हुई कई चीजें सतह पर आ गई हैं। उनमें से कुछ कई और कुछ सिवार हैं, कुछ रत्न, मुक्ता और अमृत। काई और सिवार अपने आप गल जाएंगे। बहुत कुछ गल गए। मुक्ता, रत्न, अमृत सभी को अर्पित है तुम्हारे माध्यम से। अच्छा सुनो, वहाँ खूब प्रसन्न रहना, सबको खूब प्रसन्न रखना। मीनल को मेरा आशीर्वाद कहना। तुम्हारे साथ पिताजी क्या मीनल को भेज रहे हैं? कब? मेरा ख्याल है तुमने शायद खत लिखकर छोड़ दिया हो। सदा सदा के लिए आबद्ध, शोभन। कैसी तन्मयता थी इस शब्दों में। सदा सदा के लिए आबद्ध। बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब इस बात का अनुभव हो कि शब्दों में भी प्राण का स्पंदन होता है। पत्र पढ़ते पढ़ते ऐसा अनुभव हुआ जैसे शब्द नन्हे नन्हे पक्षी हों जो कलरव करते हुए मेरे आसपास सिमट आए हों। कितनी ही देर तक मैंने शब्दों की उस एकांत निकटता का आस्वादन किया। तभी आहट हुई और लगा कोई आ रहा है। कल्पनाओं का वह परिवेश पर अनायास ही टूट गया और मैं यथार्थ के धरातल पर आ गई। मुझे खीज हुई कि एकांत भंग करने वाला वह कौन है। वह मीनल थी। मीनल को देखकर मैं फिर सहज हो गई। मीनल ने सहज कौतूहलवश आते ही पूछा, शोभन दा का खत था ना? बहुत कॉन्फिडेंशियल ना हो तो एक आध पंक्ति मुझे भी पढ़ा दो। उस समय तूने मुझे छेड़ा था, अब मैं तुझे छेड़ूंगी। तेरे बारे में तो विशेष रूप से कुछ लिखा गया है, लेकिन देखने नहीं दूंगी। मीनल आरक्त होकर उदास हो गई। निश्चित ही मैं उसकी संवेदना को छेड़ना नहीं चाहती थी। तुरंत ही मैंने उसे बाहों में खींच लिया और आग्रह से पत्र उसके हाथों में रख दिया। मैंने ध्यान से देखा कि पत्र पढ़ने के बाद वह उदासी की दुनिया से लौटी नहीं, बल्कि जाने किन गहराइयों में डूब गई थी। उदासी की गहराइयों में डूब डूब जाने वाली मीनल के वह क्षण उस समय मैं पहचान नहीं पाई थी। आज वह सब समझ में आता है। आज यह भी समझ में आता है कि शब्दों में झलकने वाले प्राणस्पंदन की चाबी भरे खिलौने की उस गति की तरह होती है जिसके समाप्त हो जाने पर वही खिलौना क्षण भर में निष्प्राण रहता है। 2 दिन शब्दों में बसी उस पुलक से एकांत आलाप करते बीत गए। एकांत का हर क्षण साक्षी था कि अब मैं अपने अंतर्मन में वहां अकेली नहीं थी। शोभन वहां थे। लेकिन अगला दिन वैसा ही नहीं रहा। हंसी खुशी भरे घर का वातावरण अनायास ही कड़वा हो उठा। मैंने सुना नीचे से तीखी आवाजें आ रही थी, मीनल के भाई साहब की। सदा सहज और सागर की तरह शांत रहने वाले मीनल के भाई जैसे बरसों से ठंडे पड़े किसी ज्वालामुखी की तरह आग की तरह बरस पड़े। मैं चौंक गई। क्षण भर को विश्वास ना हुआ कि जो सुन रही हूँ वह सच है, लेकिन वह सच था। क्षोभ के कारण शायद वे परिस्थिति तक भूल गए थे। उनके चीखने के साथ साथ मीनल के रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। मैं उठकर जीने तक आई, नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। उनके शब्द बरछों से ही अधिक तीखे थे। क्रोध के कारण वे संयम भूल गए थे। वे कह रहे थे, अपनी ही बहन का सुहाग लूट रही थी, उसी के घर में रहकर। कलकत्ता गई थी नौकरी और रिसर्च करने या जीजा जी के बिस्तर पर सोने। तेरा तो गला घोंटकर जमीन में गाड़ देना चाहिए। उसी तरह बकते हुए वे शायद दूसरे कमरे में चले गए थे। मीनल के रोने की आवाजें थोड़ी देर तक आती रही थी, फिर बंद हो गई थी। नीचे उतरने की इच्छा फिर नहीं हुई थी। थोड़ी देर वहीं ठहर कर मैं वापस लौटने को हुई कि नीचे शोर मच गया। वहां खड़ी नहीं रह पाई। आशंकित मन लिए जल्दी जल्दी नीचे उतरी। मीनल रोते रोते बेहोश हो गई थी। उसकी बेहोशी के कारण अचानक भाग दौड़ मच गई थी। फर्श से उठकर उसे पलंग पर लिटाया गया और ठंडे पानी के छींटे दिए जाने लगे। मैंने जैसे काट मार खाया। मीनल होश में आकर भी सहज नहीं हो सकी। पागलों की तरह इधर उधर अजनबी दृष्टि से देखी और अस्फुटित स्वर में बोली, मैं तो जीजा जी के घर से आत्महत्या ही करने वाली थी, पर कुंतल की बड़ी बड़ी आंखों की ममता भरे आंसुओं ने मुझे रोक लिया। शोभनधा की बाहों ने मरने नहीं दिया। मैं तो उनकी ही धरोहर हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मीनल स्वस्थ ना हो पाई, चीख कर फिर बेहोश हो गई।
उसके बाद उसे बीच बीच में होश आया भी तो केवल इतना कि वह फटी फटी आंखों से आसपास देखकर फिर शांत हो गई। खुशी, उल्लास और बच्चों की किलकारियों से भरा घर एकदम मनहूस हो गया था। अब और रुकने की इच्छा नहीं थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किससे क्या कहूँ। सुबह बहुत जल्दी नींद खुल गई थी। ना चाहते हुए भी नहाया धोया और अपना सामान समेटकर सूटकेस में डाल दिया। भारी मन लिए हुए नीचे मीनल के कमरे में आई। मीनल होश में थी, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लगा कि वह अर्धविक्षित है। डॉक्टर ने बिल्कुल सुबह ही आकर कुछ दवाइयां दे दी थी। मीनल की हालत देखकर मन और खिन्न हो गया था। सोचा था कि रात भर में वह सहज हो जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। मैंने सोचा कि शोभन को शायद इस बात का अनुमान भी न होगा कि मीनल के कारण वातावरण कैसा भारी हो गया है। संभवतः इस समय भी वे यही समझ रहे होंगे कि उनके कुंतल और मीनल गीत भरे माहौल में डूबे होंगे। काश उन्हें पता होता कि वहां वह दिन सहसा काले हो गए हैं। अभी कल की ही बात है, कल ही उनका पत्र मिला। मैंने कल रात एक पत्र स्टेशन पर जाकर डाला था और एक सुबह, उम्मीद है उनमें से एक पत्र मिल चुका होगा और एक शायद इस खत के साथ मिले। वह पत्र मेरा एक गोपन संदेश है। मीनल के नाम एक पत्र, मीनल के नाम पत्र। काश मीनल पढ़ने लायक मनस्थिति में होती। हल्के से कराहती है और फिर अचेत हो जाती है। इससे अधिक उसे होश ही कहाँ। शोभन ने लिखा है। मन बेहद उदास होने लगा है। जो ही उस कमरे में उसी प्रकार लेटा जैसे सोमवार की रात बिल्कुल जागते हुए काटी थी। शोभन के शब्दों का संसार, काश मीनल भी उस संसार की एक झलक ले सकती। घने अंधेरे में जाती हुई मसाल और रक्त कमल, कौन जाने केवल रेत का घर हो, और लाल कमल जाने दो उसकी बात। फूल को मुरझाने से बचाने के लिए जो कुछ समझ बचा गया है वह सब बाजी पर लगा दूंगा, बल्कि वह लिखा रहे, झोंकों में झूमता रहे। इसमें भी असफल हुआ तो शायद बाजी बिल्कुल हार जाऊंगा। हमेशा के लिए पराजित, अपमानित, खोया हुआ, चुप और लिखना छोड़ दूंगा। क्या लिखना छोड़ा जा सकता है? तुम तो कुंतल तब भी प्यार करोगी ना जब मैं लेखक नहीं रहूंगा। अत्यंत सशक्त व्यक्ति, वैभव, समृद्धि, तेज वाला व्यक्ति नहीं रहूंगा। रक्त कमल को खोकर भी मैं किसी बुरी तरह टूट जाऊंगा, यह मैं कल्पना नहीं कर सकता। और अक्सर ऐसा होता है कुंतल, जिसके लिए टूटो वह कभी तुम्हें संभालने नहीं आता। रक्त कमल यानी मीनल। क्या शोभन को यह पता होगा कि वह यहाँ अचेत है, टूटी है और हारी हुई है? और अगर मालूम हो तो क्या उसके अंतर को कभी कुछ टूटा जाएगा और पराजित हो पाएगा? लेकिन इस टूटन से क्या केवल रक्त कमल जुड़ सकती है? सहसा अपनी फुलबगिया में लौट जाने की एक तीखी अनिवार्यता मुझे महसूस होने लगी। लगा जैसे वहां कुछ है जिसे चलकर तुरंत अपनी अंजुरियों में समेट लेना होगा, और इसमें थोड़ी सी भी देर असह्य नहीं हो पाएगी, बल्कि किसी सीमा तक घातक ही होगी। लेकिन यहाँ परिवेश एक ऐसी उलझन की तरह था जिसमें सहज होना कठिन था। किससे और किन शब्दों में कहा जाए कि मेरा मन अपने संसार में लौटने को हो रहा है, उसे आंचल में भरने को हो रहा है। रक्त कमल के फूलों को मुरझाने से बचाने के लिए जो कुछ मुझ में बचा था वह सब एक बार बाजी पर लगा दूंगी, ताकि वह खिला रहे, झोंकों में झूमता रहे। इसमें भी असफल हुआ तब शायद बाजी बिल्कुल हार जाऊंगा। हमेशा के लिए पराजित, अपमानित, खोया हुआ, चुप और लिखना छोड़ दूंगा। कहाँ तक लड़ूंगा? कहाँ तक अपने को टूटने से बचाऊंगा? वहां रक्त कमल के टूटने के साथ साथ जिसने टूटने का डर था वही तो मेरा संसार है। उसको इस तरह टूटते हुए छोड़कर जाने पर वहां मेरे अपने संसार में कब तक कुछ जुड़ा रह सकेगा? अब अचानक मुझे यह भी लगा कि मीनल की यह यातना मुझ पर भी किसी अनहोनी के बादल की तरह घिरती आ रही है। घुटन और बेचैनी धीरे धीरे इतनी अधिक बढ़ गई कि मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा। शाम तक सारा दिन किसी बियाबान रेगिस्तान की तरह थक थक कर पार किया। शाम को नौकर ने आकर एक और खत दिया। कमरे में उदास धुंधलका घिर आया था। चाह कर भी रोशनी जलाने की इच्छा नहीं थी। पत्र हाथ में लिए हुए देर तक नन्हे अक्षरों पर लिखा
पता देखती रही। बार बार ऐसा लगता रहा जैसे इसमें कोई भूल हो, या जैसे एक नाम काट कर दूसरा नाम लिख दिया गया हो, या जैसे वह संबोधित किसी और का था लेकिन भटक कर कहीं और आ गया। उसे मैं आशंका नहीं कर सकती, लेकिन वह द्वंद्व था। उस द्वंद्व की परिभाषा देना कठिन है। हाँ, एक निराकार मन अवश्य था। अपने आप को समेट कर उठी और बत्ती जलाई। नितांत अस्मृत्य होकर पत्र खोल डाला। मुझे इतना नहीं बांध लेना चाहिए था अपने आप को कुंतल से कि आज मेरा मन कर रहा है कि एकदम खोल डाल बांधूं और टिकट लेकर चल दूं। कल शाम कटरे का रामदल निकला था और सारे क्षेत्र में सैकड़ों लाउड स्पीकरों पर चारों ओर गीत बज रहे थे। बेहद सन्नाटा और ठंड थी। मैं रात को स्टेशन जाकर तुम्हें खत छोड़कर लौटा था। कल दिन में 2 गैलन पेट्रोल भराया और दिन भर गाड़ी चलाई। कम से कम 50 मील तो दौड़ाई होगी, मनौरी से थरौरी तक, बेकार बेतहासा। उसकी बेहद थकन थी और नौकर भी मेला देखने गया था। जितना खाली घर था उससे भी खालीपन उदास अंदर था। मैं ऐसा परिधान निर्भर क्यों होता जा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कभी हुआ मेरे साथ। अब और नहीं, और ज्यादा बिल्कुल ही सहन नहीं होगा। पत्र के पीछे एक दूसरा पत्र था, लेकिन उसे देखा नहीं। अपने को संबोधित पत्र में जो मुट्ठी भर आश्वासन मिल पाया था उसे मैं यत्न से सहेज लेना चाहती थी। पराधीन और निर्भर तो शोभन से अधिक मैं थी। शोभन नहीं, मीनल को होश आ गया था, लेकिन मन से वह बिल्कुल ही स्वस्थ नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसे पहचानने में कोई कठिनाई हो रही है। साहस करके मैंने उसके माथे पर हाथ रख दिया। मेरी हथेली थोड़ी देर तक वहीं रही, फिर उसके चेहरे पर एक खिंचाव उभर आया और आंखों की कोरी से कनपटी तक आंसुओं की एक रेखा खिंच गई। अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर मेरी हथेली थाम ली, बोली कुछ नहीं। और फिर अचानक मैंने देखा मेरी उंगलियों में वह कुछ टटोल रही है। मेरी उंगली में पड़ी हुई वही मीने वाली अंगूठी उसने उतारी और खींचकर अपनी हथेली में दबा ली। एक क्षण के लिए मैं अवसन्न हो गई। मुझे लगा जैसे नीले कमरे में छज्जे से मुझे किसी ने अपनी फुलबगिया में ढकेल लिया हो, और फुलबगिया मेरे चारों ओर फूलों की बजाय जंगली कांटेदार झाड़ियां हैं, और उन झाड़ियों से न जाने कितने अमानवीय चेहरे लगातार मुझ पर हंस रहे हैं। मैं सिहर उठी। स्टेशन के बाहर का वातावरण बहुत अंधेरा, उदास और भीगा हुआ था। शायद कहीं बारिश हुई थी। गाड़ी में मानसिक थकावट के कारण मैं सो गई। प्रयाग स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही जो झटका लगा वह शायद मेरी आत्मा को भी महसूस हुआ था। तभी इतने अनायास मेरी आंख खुल सकी। गाड़ी स्टेशन पर काफी लेट पहुंची थी। थके उबे और उम्मीदे लोग अपने अपने अपरिचय में सिमटे हुए जल्दी से जल्दी स्टेशन से बाहर आकर अपनी अपनी मंजिल को चला जाना चाहते थे। भीड़ का वह बहाव बाहर अंधेरे में बड़ी आसानी से देखते देखते घुलता जा रहा था। बहुत आशंकित मन शायद ना रहा हो, पर अंधेरे के कुछ समय भय लग रहा था कि किसी तरह साहस बटोर कर मैंने रिक्शा लिया। सड़क पर दूर दूर लगी हुई बत्तियों के नीचे से रिक्शा गुजरा तो मन एक क्षण के लिए अस्वस्थ हो गया, लेकिन अंधेरे की पट्टी दोबारा शुरू होने पर फिर वही आशंका घेरती रही। जाने कैसा भय था वह। कभी लगता जैसे कोई अनहोनी मेरा पीछा कर रही हो, और कभी ऐसा लगता जैसे आगे अंधकार के बाद और अधिक अंधकार का भय फैला हुआ हो। रिक्शा फाटक तक कब पहुंचा मैं सहसा जान नहीं पाई। देखा तो शोभन वहां खड़े थे, आश्चर्यचकित, मुझसे अधिक आशंकित। संभवतः शोभन ही लगे। घबराहट भरे स्वर में उन्होंने पूछा, अकेले आई हो कुंतल? साथ कोई नहीं आया? सहसा मैं कुछ ना कह पाई। मीनल की वेदना मन में थी, लेकिन उसे किस सिरे से कहा जा सकता था, यह निर्णय करना कठिन था। शोभन लगातार कई प्रश्न पूछते गए, जैसे वहां के समाचार और फिर सबसे अधिक अपनी रक्त कमल मीनल के बारे में। उत्तर इतना सहज नहीं था। प्रसंग को प्रकट करने में अपनी असमर्थता छुपाने के लिए मैं रिक्शे के सामने उतरने लगी। तब शोभन की याद में आया कि पहले सामान उतर जाना चाहिए। फिर जैसे लज्जित होकर उन्होंने जल्दी जल्दी सामान दोनों हाथों से लटकाया और फिर अंदर की ओर चल दिए।
फूलों वाले उपवन से गुजरते एक क्षण भर ठहर कर परिचित मादकता से भरी सुगंध बटोर लेने का मन हो आया। अंदर पहुंचते पहुंचते मन की वह आशंका काफी हद तक घुल चुकी थी। आशंका के अंतिम तार भी शोभन को पुलकित बाहों का दबाया पाकर छूट गए। तन्मयता के उन एकांत क्षणों में इतना अवश्य अनुभव हुआ कि जैसे फुलबगिया की वह लतर आसपास की किसी खिड़की से अंदर झांक रही है। मेरी मनस्थिति का आभास शोभन को भी हुआ। उनसे छिपा नहीं रहा कि इतने दिनों के बाद मिलने के बाद भी जो एकांत तन्मयता उत्पन्न हुई थी उनमें कहीं हल्की दरार भी है। यह अनमनापन उन्हें अच्छा नहीं लगा। बहुत स्नेह से बाहों में कसकर उन्होंने पूछा, क्यों कुंतल, कुछ विशेष बात है ना? सच बताना, कुछ ऐसा है जो तुमने हमें नहीं बताया है। मन को एक झटका सा लगा कि क्या बताऊं और कैसे बताऊं। तन्मय एकांत के क्षणों में इस अप्रिय प्रसंग का जिक्र बहुत अच्छा भी नहीं लगा है, लेकिन दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, क्योंकि मन के अंतर का सत्य छुपाकर कब तक रखा जा सकता था। इसमें संदेह नहीं कि मीनल का वह प्रसंग मेरे लिए सुखकर नहीं था, और भी विशेषकर तब जब मेरे और शोभन के बीच दूरी कम होकर भी कम ना हो पा रही हो। विवश होकर वह सब कुछ बता देना पड़ा। सुनकर शोभन सन्नाटे में आ गए। ऐसा लगा जैसे वह वहां नहीं है। मन पश्चाताप से भर उठा। वह प्रसंग उनसे कहा, इसका खेद मन में था, लेकिन दूसरा उपाय भी क्या था? बताए बिना भी तो शोभन सहज नहीं हो सकते थे। इतने दिनों बाद यहाँ आई थी, इस नीले कमरे में, सब कुछ भूल जाने के लिए, स्नेह, सुख और शांति खो जाने के लिए। लेकिन अनायास अपने बीच उठकर खड़ी होती इस दीवार में क्या किया जाए? शोभन इतने अधिक उदास हो गए कि उनके पास शब्द ही नहीं थे, और उनकी इस उदासी और खामोशी के साथ मेरी आशंकाएं फिर सजीव हो उठी थी। इस रक्त कमल को खोकर मैं किस बुरी तरह टूट जाऊंगा, यह मैं कल्पना भी नहीं कर पाता। और अक्सर ऐसा होता है कुंतल, जिसके लिए टूटो वह कभी तुम्हें संभालता नहीं है। सवेरे फूलबगिया में आई तो मन में न जाने कैसी सनसनी भर गई। मैंने देखा कांटेदार जंगली लतर बुरी तरह बढ़ाई थी। मन को धक्का लगा। शोभन को पता तो रहा होगा कि इस जंगली लतर से मुझे घृणा है, फिर उन्होंने इसे क्यों बढ़ने दिया? छुप धोकर मैंने चाहा इसे नोच कर फेंक दूं, लेकिन पहली बार हाथ रखते ही उस जंगली पौधे ने हिंसा से मुझे डस लिया। उसके कांटे उंगलियों में चुभ गए। वह पीड़ा मेरी पराजय में बदल गई। हताश होकर मैंने उसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया। ठीक है, उसे बढ़ने दो, देखती हूँ यह कितनी बढ़ती है। उनकी सारी रात की गहरी उदासी में मेरे मन में कचोट रही थी। उस दिन भी उनको अपने में डुबा लेने के लिए मैंने कितने बेकार प्रयत्न किए गए। उनके मन को मैं सहज नहीं कर पाई, और उनकी ये बेचैनी दूनी हो गई और मेरे प्राणों में समा गई। निद्राहीन बेचैन रातों का एक पूरा सप्ताह इसी यातना में बीता कि मैं कह नहीं सकती। 8वें दिन यातना के इस सागर से मुक्ति की तरह सहज मीनल अपने पिता के साथ आ पहुंची। उसके आते ही मैंने देखा कि शोभन के चेहरे पर पहली बार एक ताजापन आया है। मीनल किसी डरे हुए बच्चे की तरह हम लोगों से चिपक गई। उसकी इस तरह समर्पित होना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वह जंगली लतर मुझे याद आने लगी। चाय नाश्ते का प्रबंध करने हटी ही थी कि मीनल नीले पर्दे वाले नीले कमरे में किसी बिल्ली की तरह पहुंच गई। चाय नाश्ते का प्रबंध करते करते सहसा मुझे इनके लिखे हुए पत्रों के कुछ शब्द याद आने लगे। महाराज हर्षवर्धन की महारानी को हर्षवर्धन की प्यारी बहन राजश्री भगा ले गई। एक के बाद दूसरे शब्द कानों में गूंज जाते और मेरे तन मन को हिला जाते। तुम तो कुंतल मुझे तब भी प्यार करोगी ना, जब मैं बड़ा लेखक नहीं रहूंगा, अत्यंत सशक्त व्यक्तित्व, वैभव, समृद्धि, तेज वाला व्यक्ति नहीं रहूंगा। इन पंक्तियों में खोई खोई बार बार गर्म पतीली छू लेती। हाथ जल जाने पर महसूस करती कि मैं चौकी हूं, कहीं और नहीं। जैसे मीनल के घर में आ जाने से वे पंक्तियां और भी बार बार कानों में आकर गूंजने लगी। सुनो, कल दशहरा है, मेरा बहुत बहुत सा प्यार, और उसमें एक कण भी तुमने मीनल को दिया तो फिर अच्छी बात नहीं। सुनो, कहाँ तो खोई खोई सी रहती हो कुंतो, मैं कब से पुकार रहा हूँ। स्वर शोभन का था। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा।
लज्जित होकर बोली, कुछ भी तो नहीं, आप कहिए। उन्होंने बिना कुछ कहे बाएं हाथ खींचा और मुट्ठी में बंद करके एक अंगूठी उंगली में पहनाने लगे। मैं चौंक उठी, यह तो वही अंगूठी है, यह कहाँ मिली? पगली, तुमने तो बताया नहीं। मीनल के पिताजी ने सारी कहानी बता दी, वही इसे लाए थे। मेरे मन में आया कि अब मैं यह अंगूठी ना पहनूं, पहननी चाहिए भी नहीं। कुछ जूठापन सा महसूस हुआ, फिर भी मैं उनका आग्रह रोक ना पाई। अंगूठी पहन तो ली, वह कैसी पराई पराई सी लगी, बदली बदली सी लग रही थी। सारा दिन घर हंसी और उल्लास से गूंजता रहा, लेकिन रात घिरते घिरते उदासी केवल मेरे निकट से मटाई। निचले कमरे में बड़े पलंग पर कमजोर लेकिन प्रसन्न मीनल लेटी हुई थी और पास बैठे हुए शोभन दुनिया भर की जाने कितनी बातें किए जा रहे थे। बातों का कहीं अंत ही नहीं था। मीनल के पिताजी दूसरे कमरे से होते हुए घर लौट गए थे, लेकिन मीनल वहीं रह गई थी। मीनल और लगातार बढ़ती जाती जंगली लतर समझ नहीं पाती थी यह लतर कितनी जल्दी बढ़ रही थी, और कोई पौधा तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। शरीर थका हुआ था, मन भी स्वस्थ नहीं था। जंगली लतर मेरे मन पर किसी मनहूसियत की तरह चिपक गई थी। फिर भी खाना बनाया। मीनल मेहमान थी, इसलिए प्रयत्न करके अधिक से अधिक व्यंजन बना लेने आवश्यक थे। जैसे तैसे खाना तैयार हुआ। सोचा शोभन और मीनल को कह दूं खाने के लिए नीचे आ जाएं। थकावट इतनी थी कि नीचे से आवाज देने का साहस ना हुआ। धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ी। उदासी के कारण थकावट और अधिक हो गई थी। नीले कमरे का पर्दा हटाकर मैंने आवाज दी, शोभन। मेरी आवाज के साथ ही कमरे के दूसरे सिरे पर हल्के अंधेरे में पलंग पर सहसा एक आंदोलन हुआ। अचक्कर शोभन उठकर खड़े हो गए। मीनल ने दूसरी ओर करवट बदल ली। मेरे पुकारने और शोभन के उठ खड़े होने के बीच पलक मारते ही कुछ दिखा, वह ना समझ जाने योग्य ना था। उसके बाद मैं वहां ठहरी नहीं जानती पैरों में इतनी गति कैसे आ गई। पलक मारते मैं नीचे आई। नीचे आते आते मैंने सुना शोभन ने आवाज दी थी। मैं रुकी नहीं, सीधे अपने कमरे में आकर पलंग पर गिर गई थी। थोड़ी देर बाद शोभन आए, स्वर याचना से भरा हुआ और शरीर आशंकित। संभवतः वे अगर आते नहीं तो मैं कुछ सोच सकती, कुछ निर्णय कर सकती। क्षमा याचना के साथ उन्होंने जो कुछ कहा मैं ठीक ठीक सुन नहीं पाई, रो पड़ी। संभवतः उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि मीनल को बहुत तेज दर्द होने लगा था। दर्द तो मुझे होने लगा था, तेज और अभी। इसके लिए शोभन के पास क्या उपचार था? बार बार क्षमा याचना और खुशामद और अर्थहीन सौगंधें। उन्होंने बताया कि मीनल तो वापस कलकत्ते जाएगी ही। उस दिन वह प्रसंग वहीं समाप्त हो गया, कम से कम अस्थायी रूप से। 2 दिन बाद मीनल को कलकत्ते वाली गाड़ी पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद भी दिन पहले की तरह सहज नहीं हो पाए, जैसे कहीं कुछ खो गया था। कोई अनहोनी सी घट गई थी। मीनल को गाड़ी पर चढ़ाकर हम दोनों घर लौट आए थे। शोभन रास्ते में चुप ही रहे, मैं भी कुछ नहीं बोली। फुलबगिया से होकर हम गुजरे तो सहसा मेरी निगाह उसी जंगली लतर पर पड़ी। वह कांटेदार जंगली लतर बुरी तरह फैल गई थी और आसपास लगे गुलाब के पौधों पर इस तरह छा गई थी जैसे उन्हें खा जाएगी। मन नहीं माना, मैं ठिठक गई। शोभन रुके नहीं, बढ़ते हुए दरवाजे तक पहुंच गए थे। उन्हें आवाज देकर रोकना पड़ा। थोड़ा सा हिचकते हुए वे वापस लौटे। लौटकर विचित्र अजनबीपन के साथ पूछा, क्या है, यहाँ क्यों रुक गई? स्वर की रुखाई की ओर ध्यान न देकर मैंने अपने ही मन में खोए हुए कहा, शोभन, इसे उखाड़ कर फेंक दो ना। मुझे डर है एक दिन यह जंगली लतार सारे पौधों पर छा जाएगी और फिर लहलहाते गुलाब सूख जाएंगे। शोभन हंसने लगे। उनका इस तरह हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जिद करते हुए कहा कि अभी तुम नहीं उखाड़ोगे तो मैं इसे यहाँ साफ कर दूंगी। शोभन ने उसी तरह हंसकर बात को फिर टाल दिया। फिर गंभीर होकर बोले, अंदर चलो, अभी बहुत सा काम पड़ा है, कर डाला जाए। काफी दिन से कुछ किया ही नहीं गया। कुछ पुस्तकों की पांडुलिपि तैयार करनी है। दिन रात लगकर काम करना होगा, तभी काम पूरा हो पाएगा। अपनी बात की उपेक्षा से आहत
अपनी उपेक्षा से पराजित मैं चुपचाप अंदर आ गई। उस दिन कुछ भी और ना किया जा सका। शाम होते ही टाइपराइटर लेकर बैठ गई। अपने आप में खोई, डूबी और उदास पन्ने पर पन्ने तैयार करती रही। कभी कभी बीच में ध्यान आ जाता तो लगता शोभन ने पूछा भी नहीं, जानना भी नहीं चाहा कि मेरे मन में क्या कुछ घुट रहा है। अंदर का वह घुटा हुआ धुआं मानस पर उभर आया और पांडुलिपि के शब्द धुंधले हो जाते और हाथ बांध कर रह जाते। ऐसे क्षणों में यह उदासी एक चिढ़ बन जाती थी, एक खींच मन बदल जाती थी और ऐसा लगता था कि शोभन और अपने बीच अनायास उठ आई इस शीशे की दीवार को और ऊंची हो जाने दो। मन कभी कभी बहुत अधिक परेशान हो उठता था। दिन रात लगाकर पांडुलिपियां तैयार करने में व्यस्त कार्यक्रम में हमारा नित्य का कार्यक्रम मीनल को पत्र लिखकर 3 मील दूर स्टेशन छोड़ने का भी होता था। पता नहीं कि यह उसी लतर से जुड़े हुए दुर्भाग्य की रचना थी या सत्य। हाँ, एक दिन शोभन ने मुझे बताया कि उनकी पब्लिशर भारत से बातचीत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इसलिए पांडुलिपियां जल्दी तैयार करनी पड़ेगी। और फिर एक दिन उन्होंने साफ बताया कि भारत पब्लिशर के यहाँ से आमंत्रण आया है। वे लोग कलकत्ते में कोई बड़ा सेमिनार कर रहे हैं। शोभन ने कहा, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, घूमना भी हो जाएगा और लगे हाथों किताब के छपने का प्रबंध भी हो जाएगा। वहां जाकर बातचीत करने से शर्तें अच्छी तय हो जाती हैं। बात सुनते सुनते ना जाने क्यों स्मृति में मीनल की आकृति घूम गई। सारी योजना पर मीनल उसी जंगली लतर की तरह फैली हुई दिखाई दी। मैंने कहा, फिर तुम हो आओ, मैं नहीं जाऊंगी। और फिर इधर मेरा जी भी कुछ अच्छा नहीं है। शोभन शायद कुछ समझ गए या उन्हें मेरे मन की कड़वाहट का पता चल गया। तुरंत बोले, लो, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं भी नहीं जाता। उन्हें पत्र लिख देता हूँ कि अभी व्यस्त हूँ। कहकर वह चुप हो गए। लगा कि मन में उद्विग्न और असंतुष्ट भी हैं। टहलते टहलते बात बदल कर बोले, कुंतल, एक बात बताओ, तुम इतनी विरक्त सी क्यों रहती हो? बात क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोली, कुछ नहीं। हाथ में पकड़े हुए स्वेटर की लगातार चलती हुई सलाइयों से मेरी निगाह और भी अधिक गड़ डाली। वे अतिरिक्त स्नेह के साथ बोले, तुम्हें खूब खुश रखना चाहिए। अपने खाने पीने का भी खास ध्यान रखना चाहिए। शोभन मान मनुहार पर उतर आए। भावी शिशु का विषय लेकर कितनी तरह से मुझे छेड़ा कि मेरे मन की गांठ खुल जाए। सच कहूँ तो एक सीमा तक ऐसा हुआ भी। अपने मातृत्व की कल्पना करके मन में एक पुलक भर गई।